हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। अब देखिए, जो पीसीई के चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों का कंबाइंड रूप से जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में उठाए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हुए, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हुए चलते हैं। और ये समझ लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए रामबाण है, जो कि आपका एकेडमिक में तो यूज़ होगा ही होगा। इसके बाद भी जो आप आगे चल के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप अभी से इन सब चीज़ों को उसी तरीके से तैयार करते हुए चलिए, ताकि आपको आपके आगे की तैयारी के लिए इन सारी चीज़ों से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और समझते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफएम जनरेट करने की विधि पर विचार करना है। कि ये जो जनरेट करने की विधि है, यानी कि 3 विधि है दे रखा है यहाँ पे, जो कि एफएम जनरेट कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जनरेट कर रहा है। तो यानी कि हमारा 8वां और 9वां चैप्टर जनरेशन से है और डी जनरेशन से है। ठीक है, कि अगर हम एफएम सिग्नल को जनरेट कर दिए, फिर उसको मॉड्यूलेट कर दिए, मॉड्यूलेट कर दिए, तो उसको कैसे मॉड्यूलेट को डीमॉड्यूलेट करेंगे, इन सब चीज़ों से है। तो देखिए, ये जो हमारा एफएम जनरेट होता है, तो एफएम जनरेट करने के लिए जो विधि होती है, 2 विधि होती है मेनली। ठीक है, एक आपका डायरेक्ट होता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो डायरेक्टली एफएम सिग्नल को आउटपुट पे दे दे। ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब कि डायरेक्ट जो हमारा आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा वो एफएम सिग्नल ना मिलते हुए कुछ और सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और उसको फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एफएम सिग्नल के लिए। ठीक, तो उसके लिए देखिए, जो हमारी विधि तो मेथड है, वो आपका वो आपका रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, ये दोनों जो होते हैं वो डायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट में आते हैं। और बाकी जो आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछा जा रहा है कि इस पे विचार करना है और इसमें डिफरेंस बताना है। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे और ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन में देखिए कि आपका 2 एक टाइप का, एक अलग है। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बी को अलग से, सी को एक अलग से ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ए को और बी को दे रखा है। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मेथड से इसको अलग किया गया। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग जो होता है इनडायरेक्ट कैसे होता है। तो जो आर्म स्ट्रॉन्ग होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। ये क्या होता है कि फेज मॉड्यूलेटर के रूप में इसका आउटपुट मिलता है। फिर उसके बाद जो है उसको एक निश्चित फ्रिक्वेंसी डेविएशन से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्म स्ट्रॉन्ग विधि है, इसमें हम मेनली फेज मॉड्यूलेटर करते हैं, फिर उसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है डेविएशन के थ्रू हम इसका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और डायरेक्ट में रिएक्टेंस और वैरेक्टर डायोड आप लोग पढ़े होंगे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, कि वैरेक्टर डायोड क्या होते हैं और वैरेक्टर डायोड के एप्लीकेशंस, तो उसी की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसमें मॉड्यूलेशन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 102 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैरेक्टर डायोड की कैपेसिटी उसकी रिवर्स वोल्टेज के क्या होती है।
ठीक है, यानी कि रिलेशन बताना है हमको कैपेसिटी का। तो अगर आपको वैरेक्टर डायोड का आउटपुट पता होगा, ठीक है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो देखेंगे कि वैरेक्टर डायोड का आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, कैपेसिटेंस वाले रीजन में। तो कैपेसिटेंस वाले रीजन में ये हमारा रिवर्स वोल्टेज होता है, ये हमारा सीटी होता है, ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस, ठीक है, या आप इसको जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो जेसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ वी आर, ठीक है, यानी कि रिवर्स वोल्टेज के वर्गमूल के विद क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है, और फार्मूला के अकॉर्डिंग आप चाहे तो इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें दे रखा है वैरेक्टर डायोड की कैपेसिटी उसकी रिवर्स वोल्टेज के क्या होता है, ठीक है, समानुपाती तो होता नहीं है, वर्ग के समानुपाती ये भी नहीं होता है, वर्गमूल के समानुपाती नहीं, वर्गमूल तो होता है बट समानुपाती नहीं होता है, इन्वर्सली होता है, यानी कि देखो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 102 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फिर से हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड आया है। तो आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड कहता है एफएम उत्पन्न करने की डायरेक्ट विधि है। तो क्या अभी हम इसको डिस्कस किए थे, तो क्या ये डायरेक्ट विधि है या नहीं है? तो ये डायरेक्ट विधि आपका नहीं है, यानी कि 103 का ए सही नहीं होगा। एम जनरेट करने का, तो एम तो हो ही नहीं सकता है, ये भी ऑप्शन कैंसिल, यानी कि ये दो ऑप्शन तो ऐसे ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहे हैं, एक ये वाला कैंसिल, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर जो होता है वो इजीली निकल जाता है, बस आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन से कॉन्सेप्ट से भी आता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया, और एफएम का डायरेक्ट विधि है मेथड, और इनडायरेक्ट इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, तो 50-50 चांस ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आप हमेशा रखिए याद कि आर्म स्ट्रॉन्ग विधि जो है वो इनडायरेक्ट विधि है। अब देखिए हम लोग इसके पीछे ये दोनों क्वेश्चंस कर चुके हैं कि प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस क्या होते हैं। तो प्री एम्फेसिस जो होता है वो मॉड्यूलेशन से पहले, और डी एम्फेसिस मॉड्यूलेशन के बाद होता है, और ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्री एम्फेसिस सर्किट प्रयोग किया जाता है मॉड्यूलेशन से पूर्व, सही बात है, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन में तो ये होता नहीं है, डिटेक्शन के पश्चात, मॉड्यूलेशन के पश्चात नहीं, पूर्व होता है। तो ये पश्चात वाले तो दोनों ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, बचाए इनमें तो डिटेक्शन से पूर्व ना होके मॉड्यूलेशन से पूर्व होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पूर्व तो होता नहीं है, डीमॉड्यूलेशन हमेशा और हमेशा बाद में होता है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और बचेगा अब हमारा ये दो ऑप्शन। तो डिटेक्शन की बात ही नहीं होगा, मॉड्यूलेशन के बाद होता है या डिटेक्शन के पश्चात होता है, इसके लिए अभी थोड़ा सा आपको सोचना होगा, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन के पश्चात जस्ट पश्चात नहीं होता है, डीमॉड्यूलेशन की, यानी कि डिटेक्शन के पश्चात, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 104 और 105 इजी क्वेश्चन थे, इसको हम लोग काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा और गलती ना करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन। आयाम लिमिटर प्रयोग होते हैं, तो एम्पलीट्यूड लिमिटर्स जो होते हैं वो हमेशा एफएम में यूज़ किए जाते हैं और एएम में नहीं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए कि एएम में ही एम्पलीट्यूड लिमिटर्स यूज किए जाते हैं ताकि एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो जहाँ भी एएम के ऑप्शन है वो हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 107 नंबर कह रहा है कि निम्न विधि द्वारा एफएम डिटेक्शन नहीं किया जा सकता। अब आपको थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा कि जो एफएम डिटेक्शन मेथड है वो कौन कौन से होते हैं।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्लोप डिटेक्टर होता है, ये एफएम डिटेक्शन होता है, रेशियो डिटेक्टर भी होता है, क्राउडेचर डिटेक्टर भी होता है। ठीक है। एनवलप डिटेक्टर जो होता है वो हम मेनली एएम में यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका एफएम के लिए होता है, ये भी एफएम के लिए होता है, ये भी एफएम के लिए होता है। अब पूछा है कि नहीं किया जाता है, तो नहीं वाला पूछा है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर की अगर बात किया जाए तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में जो आपका आउटपुट का ग्राफ होता है वो किस आकार का होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप हमेशा याद रखिए कि उसका जो आकार होता है इस तरीके से होता है, ये वी नॉट होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ग्राफ इस तरीके से जाके यहाँ से ऐसे ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये हमारा जो होता है कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस डेल एफ, यहाँ पे कैरियर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपका एफ सी माइनस डेल एफ ये होता है। तो कहीं ना कहीं देखो ये यहाँ से इस तरीके से ग्राफ का शेप एस के भांति हो रहा है। ठीक है। और ये हमारा ऑपरेटिंग रेंज होता है, या इसको हम यूजफुल रेंज कहते हैं फ्रिक्वेंसी का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एस नुमा बनता है, इसलिए इसका शेप जो होता है एस नुमा होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का अगर आउटपुट ग्राफ देखेंगे तो जो अभी हम ग्राफ बनाए थे वो बैलेंस डिटेक्टर का ग्राफ होता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका शेप एस साइज का आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 109 नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है कि किस एफएम डिटेक्टर द्वारा एम्पलीट्यूड लिमिटर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आपका एफएम डिटेक्ट तो कर रहा है बट साथ में उसमें एम्पलीट्यूड लिमिटर की भी प्रॉपर्टी यूज़ हो जा रही है, आ जा रही है, अलग से हमको सर्किट लगाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए रेशियो डिटेक्टर जो ऐसा एक मेथड है एफएम डिटेक्टर का जिसमें हमें आयाम लिमिटेड मतलब एम्पलीट्यूड लिमिटर्स की का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, वो अंदर अपने आप ही इस चीज़ को रेशियो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो 109 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें 110 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 110 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एफएम डिटेक्टर का कार्य होता है। तो एफएम डिटेक्टर वेरी इजी क्वेश्चन है। एफएम डिटेक्टर का क्या मतलब होता है कि एफएम मॉड्यूलेशन जो करते हैं उसी चीज़ों को डिटेक्ट करना। और एफएम में मॉड्यूलेट किस चीज़ को करते हैं, तो एफएम में मॉड्यूलेट हम फ्रिक्वेंसी को करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी को जब करते हैं तो यानी कि फ्रिक्वेंसी को ही डिटेक्ट करेगा। ठीक है। तो देखो आयाम परिवर्तन को आयाम परिवर्तन में कन्वर्ट करता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड में ही परिवर्तित करेगा, तो क्या मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं है। एम्पलीट्यूड को तो कभी परिवर्तित करेगा ही नहीं एफएम। ठीक है। तो बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए सी और डी इन्हीं दोनों में है हमारा आंसर। तो आप देखेंगे डी क्या कह रहा है कि आवृत्ति परिवर्तनों को आवृत्ति परिवर्तनों में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये भी नहीं है, क्योंकि आवृत्ति को आवृत्ति में ही कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं इस तरीके का होता है, या इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि एम्पलीट्यूड की टर्म में होता है। ठीक है। इनपुट पे जो जिस सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है। और इसी को फ्रीक्वेंसी में अंडरस्टूड कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी में जो चेंजमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड के में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट पे दे देता है। ठीक है। तो इस तरीके से 110 एफएम डिटेक्टर का कार्य जो होता है वो फ्रीक्वेंसी चेंजमेंट को एम्पलीट्यूड में परिवर्तित करके उसको आउटपुट पे दे देता है। ठीक है।
तो यहाँ तक ये हमारा रहा, यहाँ तक हमारा 10 क्वेश्चन रहे, इसके डिस्क्रिप्शन रहे। तो अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, तो लाइक करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता भी चलेगा कि हाँ काफ़ी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, तभी आगे नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराया जा सकता है कि हाँ बच्चों के लिए यूज़फुल है, आगे बनाया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, अपने अदर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम अकेले पढ़ लें, लोगों को ना दे, अदर लोग भी पढ़ के पास हो जाएंगे चाहे कुछ भी। तो ये इस तरीके की मेंटॉरिटी ना रखें। आप जितना ज़्यादा हो सके अदर बच्चों का भी हेल्प करने की कोशिश करें, ताकि आपके देखिए दूसरे के साथ कभी आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दें और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम 10 और 11 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।